नमस्कार, पाटन का अपना रेडियो स्टेशन लोकवाणी 89.6 में आप सभी का स्वागत है। मैं आपकी रुचि। आज हमारे कार्यक्रम हमारे डॉक्टर हमारे मित्र में हम बात करेंगे फंगल इन्फेक्शन, जिसे हम दांत भी कहते हैं। तो चलिए आज हम जानेंगे फंगल इन्फेक्शन के बारे में हमारे चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नवीन केसवानी जी से। हम जानेंगे कि फंगल इन्फेक्शन है क्या और इसकी बचाव क्या है, इसके उपाय क्या हैं। चलिए हम सीधे बात करते हैं अब हमारे डॉक्टर नवीन केसवानी जी से। पाटन का अपना रेडियो स्टेशन लोकवाणी 89.6 में आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर नवीन केसवानी जी। सर, हम यह जानना चाहेंगे फंगल इन्फेक्शन है क्या? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नवीन केसवानी है। मैं एक चर्म रोग विशेषज्ञ हूँ। वर्तमान में मैं दुर्ग में प्रैक्टिस करता हूँ और मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ। आज का विषय जो चुना गया है वो है फंगल इन्फेक्शन, और या फिर दाद, लोकल लैंग्वेज में रिंग वॉर्म भी कहते हैं। सर, अब हम यह भी जानना चाहेंगे ये फंगल इन्फेक्शन होता कैसे है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ में जो हमारा तापमान और का अधिक होना और नमी, वातावरण में नमी, ये दो प्रमुख कारण हैं फंगल इन्फेक्शन होने के। शरीर के उन हिस्सों में जहां नमी और पसीना सबसे ज़्यादा जमता है वहां दाद होने की बहुत अधिक संभावना होती है। फॉर एग्जाम्पल, शरीर में जहां दो स्किन फोल्ड्स मीट होते हैं, जैसे हमारा बगल हो गया या फीमेल में ब्रेस्ट के नीचे हो गया या थाइस के अंडर हो गया, ये एरिया सबसे ज़्यादा इनमें नमी और पसीना जमता है। सबसे ज्यादा दाद इन्हीं हिस्सों में होता है। धन्यवाद डॉक्टर नवीन केसवानी जी कि आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम श्रोताओं तक पहुंचाई। सर, अब हम यह भी जानना चाहेंगे, ये हमें सुनने मिलता है कि यह बीमारी जो है वो गर्मी और बरसात के मौसम में सबसे तेजी से फैलता है। ऐसा क्यों, यह हम आपसे जानना चाहेंगे। दांत की समस्या आज के डेट में बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। स्पेशली हमारा रीजन है छत्तीसगढ़ का एरिया, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म है और ह्यूमिड रहता है, जिसमें वातावरण में नमी बहुत रहती है। तो ये जो दो चीज़ें हैं, गर्म तापमान और नमी, ये सबसे ज़्यादा इसको सहायक है दांत को बढ़ाने में। जी सर, जैसे कि आपने कहा कि इस बीमारी का फैलने का सबसे तेजी का कारण है हमारी मौसम, तो आपके द्वारा बताई गई जानकारी काफी महत्वपूर्ण है। सर, अब हम ये भी जानना चाहेंगे इस बीमारी के लक्षण क्या क्या हैं? दांत का सबसे प्रमुख लक्षण जो होता है वो होता है खुजली। मरीज को जो सबसे पहले चालू होती है वो खुजली होती है। खुजली करने से ये दांत का जो साइज है, ये जो गोलाकार है, उसका धीरे धीरे बढ़ना चालू कर जाता है और ये धीरे धीरे फैलता चला जाता है। अब यही दांत को खुजली करने से ये कीटाणु नाखून में चले जाते हैं और नाखून से अन्य हिस्सों में शरीर में जैसे संपर्क में आते हैं या खुजलाने पर ये धीरे धीरे अन्य शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैलता चला जाता है। दाद जो शुरुआत होता है वो सबसे पहले एक छोटे से दाने से और गोले से शुरू होता है, जिसका साइज धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ये जनरली जो सबसे ज़्यादा कॉमन साइट है वो है जांघों के बीच में होता है और धीरे धीरे ये बढ़ते हुए कमर, पेट, छाती और चेहरे, कई लोगों को पूरे बदन में फैल जाता है। और जो भी व्यक्ति इन दाद वाले मरीजों के संपर्क में आते हैं, धीरे धीरे घर में ये सबको फैलना चालू कर जाता है। सर, अब हम यह भी जानना चाहेंगे यह शरीर के किन किन अंगों पर हो सकता है? स्पेशली महिलाओं को जिनका आधे से ज्यादा समय पानी में बहुत ज्यादा रहते हैं, उनको उंगलियों के बीच में और नाखूनों में फंगल इन्फेक्शन होता है, जिसको मैंने टीनिया पेडिस कहा था। यही फंगल इन्फेक्शन अगर ये बढ़ता चला जाता है तो धीरे धीरे जो नाखून है, नेल प्लेट है, उसको भी खराब करते हैं, इसको टीनिया अंगवम बोलते हैं। और सराउंडिंग जो स्किन है उसमें भी सूजन, दर्द और जलन, ये सब हो सकता है। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर नवीन केसवानी जी आपने कि अगर समय रहते हम इस इन्फेक्शन को पहचान ले तो इससे बचाव भी हो सकता है। सर, अब हम यह भी जानना चाहेंगे यह इन्फेक्शन के प्रकार कौन कौन से हैं? दांत के बहुत सारे प्रकार होते हैं। इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगर ये सर पे हुआ तो इसको टीनिया कैपिटिस बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा बच्चों में कॉमन होता है। अगर ये फेस में हो तो इसको टीनिया फेशियाई बोलते हैं हम। अगर ये ट्रंक में हो, एब्डोमेन में हो, मतलब पेट के हिस्सों या छाती के हिस्सों में हो तो इसको टीनिया कॉर्पोरिस बोलते हैं। जांघों के बीच में हो तो टीनिया क्रूरिस। अगर पैरों के बीच में हो, उंगलियों के बीच में नमी पसीने से आने से, तो इसको हम लोग टीनिया
कैपेटिस या एथलीट्स फुट भी बोलते हैं। कई महिलाएं जो बहुत ज़्यादा पानी में जिनका हाथ रहता है और जिनको नाखूनों में सूजन और लालिमा आ जाती है, जिसके कारण से नाखून खराब हो जाते हैं, इसको हम लोग टीनिया अंगवम या फिर ओनाइकोमाइकोसिस भी कहते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया, टीनिया कैपिटिस जो सर में होता है बच्चों को बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। बच्चे जिस लक्षण के साथ आते हैं वो हल्का सा सूजन आ जाता सर में, वहाँ खुजली होने लगती है, कई बार मवाद जमा हो जाता है जिसके कारण वहाँ के बाल भी उखड़ जाते हैं, और अगर इसे हम सही समय पे इलाज नहीं किया गया तो इससे गंजापन भी होने का खतरा है। सही कहा डॉक्टर नवीन केसरवानी जी आपने कि यह इन्फेक्शन जो है वो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हो सकता है। अगर समय रहते हम इस पर ध्यान दें तो बचाव जरूर किया जा सकता है। सर, अब हम यह भी जानना चाहेंगे इस फंगल इन्फेक्शन से बचाव और रोकथाम है क्या? अब इसके हम बचाव और रोकथाम के बारे में बात करते हैं तो सबसे जो इसके कारण है, अगर हम इन्हीं कारणों से बच जाएं तो हम दांत से बच सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि दांत जो होता है, नमी और पसीना जहाँ पे सबसे ज़्यादा जमता है उन हिस्सों में होता है, तो हमको हर वो उपाय करने हैं जिससे हम नमी और पसीने से बच सकें। नमी और पसीने से बचने के लिए सबसे सही तरीका यही है कि हमको हमेशा अपने शरीर को हवादार बना के रखना है। हमको लूज फिटिंग क्लॉथ्स पहनने हैं, सूती के कपड़े जो स्पेशली ढीले ढाले हों, खासकर इन समर सीजन्स में, जैसे टी शर्ट्स हो गए, लूज शर्ट्स हो गई, या अगर आप घर पे रहें तो लूज पैजामे पे या लूज 3/4 में, जो स्पेशली कॉटन से बने हों। जो सिंथेटिक कपड़े हैं उनमें ज़्यादा गर्मी और पसीना जमने का संभावना रहता है, इसलिए कोशिश करिए लूज कॉटन क्लॉथ्स ज़रूर पहने। एक बहुत कॉमन जो मिस्टेक होती है जो हम अपने डेली क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते हैं, दांत के लिए यूजुअली लोग डॉक्टर्स के पास जाना पसंद नहीं करते हैं। सबसे पहले वो एक किसी मेडिकल स्टोर में जाते हैं या दवाई दुकान में जाते हैं, वहाँ सबसे पहले वो एक दांत की दवाई मांगते हैं एक केमिस्ट से, ये बोलते हैं कि मुझे एक दांत का मेडिसिन दीजिए। तो मोस्ट कॉमन जो दवाइयाँ कॉमन हैं जिसमें हम टीवी में एड्स भी देखते हैं, जैसे बीटेक्स हो गया, रिंगोजोन हो गया, पैंडम, क्वाड्रीडम, डर्मिकैम, ओसी, फोरडम, 5डम, ये सब ब्रांड्स हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो प्रिवेलेंट है लोगों के बीच में। ये सब स्टेरॉइड कंटेनिंग मलहम हैं। इन सब क्रीम्स और में स्टेरॉइड डला होता है। ये कभी भी दांत को मार नहीं सकता, ये सिर्फ एक टेम्पररी आराम देता है। ये कुछ समय के लिए आपको आराम जरूर देगा, पर ये कभी भी कीटाणु को मार नहीं सकता। जबकि इन स्टेरॉइड क्रीम्स का जो सबसे खराब साइड इफेक्ट्स ये है कि अगर इनको हम लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करें तो धीरे धीरे वो चमड़ी को पतला करते चले जाता है। वहाँ की चमड़ियों में जो वेसल्स हैं, धमनियां हैं, जिनको ब्लड वेसल्स रहती हैं, वो प्रोमिनेंट हो जाती हैं, और अगर इनको हम सालों से इस्तेमाल करें तो ये वहाँ पे स्ट्रेच मार्क्स बना सकते हैं, अल्सर्स बना सकते हैं जो लाइफ लॉन्ग रहेंगे और वो कभी ठीक नहीं होंगे। इसलिए इन क्रीम्स का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। स्पेशली जो ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स हैं जिनके मैंने नाम लिए, ये तो बिल्कुल भी आपको इस्तेमाल नहीं करने हैं। और जब भी दाद हो, सबसे सही तरीका ये है कि आप किसी डॉक्टर से संपर्क करें। जितने जल्दी आप डॉक्टर से संपर्क करेंगे, जितने जल्दी आप डॉक्टर से मिलेंगे, स्पेशली जो चर्म रोग विशेषज्ञ होते हैं उनसे आप मिलेंगे, उस सबसे जितना शॉर्ट पीरियड रहता है दांत का, उतने जल्दी उसके ठीक होने की भी संभावना रहती है। दूसरे तरीकों में आप कोशिश करिए हवादार बना के रखिए, स्पेशली गर्मी के सीजन में पंखे, कूलर, एसी में रहिए। हो सके तो दिन में 2 बार नहाइए। अपनी चीजें, अपने सामान स्पेशली अलग रखिए, जैसे अपने टॉवल्स हो गए, अपने साबुन हो गई, और अपने बिलोंगिंग्स हैं ये अलग रखिए। हो सके तो अपने कपड़े भी अलग बाल्टी में गर्म पानी में धुलवाइए। गर्म पानी से बोलने का मेरा ये सेंस है कि जो ठंडा पानी है उसमें कीटाणु मरता नहीं है। जब इसको आप हॉट बॉइलिंग वाटर में जब आप अपने कपड़ों को धोते हैं, स्पेशली जो इनर वेयर्स हैं अपने, उनसे ही फंगस मरता है। कई मरीज जो हमारे क्लिनिक पे आते हैं उनका ये भी कंप्लेन रहता है कि सर दांत की दवाई हम जब तक ये खाते हैं हमको आराम आता है, और जैसे ही हम दवाई बंद करते हैं ये वापस हो जाता है। इसका कारण ये रहता है कि कई मरीजों का जो दांत रहता है बहुत ज्यादा पुराना होता है। कई लोग का 6-8 महीना, साल भर, 2 साल पुराना रहता है, और उनकी जड़ें जो कीटाणु की जड़ें हैं वो बहुत मजबूत हो जाती हैं। इन जड़ों को काटने में फिर लंबा समय लेता है।
कई मरीज ऐसे भी हैं जिनका हफ्ता 10 दिन 15 दिन में ठीक हो जाता है, कईयों को हमको 1-2 महीने का कोर्स देना पड़ता है, कईयों को हमको 3-4 महीने का कोर्स देना रहता है। तो ये हर मरीज के लिए जो कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट है, ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट है, ये डिफरेंट है। ऐसा नहीं कि हर मरीज सेम इलाज देने से ठीक हो जाएगा या सबका सेम कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा, ये गलत है। ये एक चर्म रोग विशेषज्ञ ही डिसाइड कर सकता है कि जो दांत का मरीज है उसको कितना लंबा समय लगेगा उसको पूर्ण रूप से ठीक होने में। सही कहा डॉक्टर नवीन केसरवानी जी आपने कि हम ऐसा करते हैं कि हमें छोटी सी अगर कुछ भी परेशानी होती है तो हम डॉक्टर के पास ना जाकर सबसे पहले हम मेडिकल में जाते हैं और वहाँ हम सोचते हैं कि ये दवाई से हमारा उपचार हो जाएगा, पर हम ये नहीं जानते कि इतनी छोटी सी जो समस्या है अगर समय रहते हम डॉक्टरी सलाह ना लें तो ये एक बहुत बड़ी बीमारी भी का रूप ले सकती है और हमारे लिए कितनी नुकसानदायक है। तो आपके द्वारा दी गई जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अब हम यह भी जानना चाहेंगे यह फंगल इन्फेक्शन जो है वो क्या छोटे बच्चों को हो सकता है? जैसे आपने पूछा कि ये किन एज ग्रुप्स में हो सकता है, तो ये कोई भी एज ग्रुप इसके लिए इम्यून नहीं है। ये बच्चों से लेके बूढ़ों तक सबको हो सकता है। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो 1 महीने के भी रहते हैं, जो बच्चे जो जस्ट बॉर्न रहते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स को, माता पिता को फंगल इन्फेक्शन रहता है। तो 1 महीने से बच्चे से लेके 70, 75, 80 साल के बूढ़े तक हमारे पास इन फंगल इन्फेक्शन के लिए आते हैं। सही कहा सर आपने। फंगल इन्फेक्शन से बस खतरा बड़ों को नहीं है, बच्चों को भी है। तो बड़ों की देखभाल के साथ साथ बच्चों की देखभाल बहुत आवश्यक है। सर, हम यह भी जानना चाहेंगे, ये डायबिटीज के मरीजों को क्या इन्फेक्शन हो सकता है? जैसे आपने पूछा कि ये फंगल इन्फेक्शन जो दांत डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा कॉमन क्यों है, इसका कारण ये है कि जैसे आपको पता है कि जिन डायबिटिक पेशेंट जिनका शुगर लेवल अनकंट्रोल्ड रहता है, जिनका 200, 250, 300 के आस पार रहता है, वो उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। और जैसे हम सबको पता है कि जैसे ही बॉडी का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, बहुत सारे कीटाणु ऐसे हैं जो बॉडी को अटैक करने में लगे रहते हैं। उन्हीं कीटाणुओं में फंगस भी एक है जो बॉडी को अटैक करता है। इन्हीं कारणों से दांत बहुत ज्यादा कॉमन है डायबिटिक पेशेंट्स में। ऑल्सो बिकॉज इनका इम्यून सिस्टम वीक है, जो ट्रीटमेंट कोर्स है वो भी हमको बहुत ज्यादा लंबा देना पड़ता है, क्योंकि इनको ठीक होने में बाकी मरीजों से ज्यादा टाइम लगता है। सर, हम ये भी जानना चाहेंगे, किसी मरीज को एक बार फंगल इन्फेक्शन हो जाने के बाद वो ठीक हो जाता है, तो क्या उसे दोबारा फंगल इन्फेक्शन हो सकता है? जैसे कि आपने पूछा कि क्या एक बार किसी को फंगल इन्फेक्शन हो जाए तो क्या वो दोबारा होने का संभावना रहता है, तो हाँ, इसका जवाब है बिल्कुल। अगर मरीज उन कारणों से अपना बचाव नहीं करता है जिनसे उनको फंगल इन्फेक्शन हुआ, तो ये दोबारा होने की पूरी संभावना रहती है। तो जैसे आपने पूछा कि क्या क्या कारण, मैंने आपको पहले भी बताया, नमी और पसीना जो रहता है सबसे ज्यादा प्रमुख कारण है। कई लोगों का ऐसा आदत रहता है कि नहाने के बाद पूरा बदन अच्छे से ना सुखा के कपड़े पहन लेना, गीले कपड़े हमेशा, जैसे नमी और कपड़ों से दिन भर रहना। कई लोग जो बारिश में, बरसात में भीग जाने के बाद भी अपने कपड़े नहीं बदलते हैं, ये सब शरीर में नमी पैदा करते हैं और जिसके कारण से बार बार फंगल इन्फेक्शन हो। सही कहा सर आपने। हमारे मन में ये भी मानसिकता रहती है, ये भी विचार आते हैं कि अगर एक बार हमें वो बीमारी हो गई है तो दूसरी बार हमें होगी नहीं। मगर हम श्रोताओं को ये भी बताना चाहेंगे कि एक बार बीमारी अगर हो गई है, अगर हम सही समय में सावधानी न रखें तो वो बीमारी का हमें दूसरी बार भी सामना करना पड़ सकता है। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नवीन केसरवानी जी। सर, मेरा अंतिम सवाल यह है, हम यह भी जानना चाहेंगे, फंगल इन्फेक्शन होता कैसे है? क्या वह किसी व्यक्ति के संपर्क में आने से होता है? ये बिल्कुल सही कहा, सही सवाल पूछा आपने कि क्या फंगल इन्फेक्शन किसी व्यक्ति के संपर्क में आने से हो सकता है, तो हाँ, इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। यदि घर में एक सदस्य को फंगल इन्फेक्शन है तो पूरा चांस है कि घर में सभी सदस्यों को फंगल इन्फेक्शन हो जाए। ये जनरली फंगल इन्फेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सेम टॉवेल, बेडिंग, संपर्क में आने से, टच, इन सब से फैलता है। तो यदि घर में एक सदस्य जिसको फंगल इन्फेक्शन है, उनके सामान या चीज़ें बाकी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो देयर इज़ 100% चांस कि ये बाकी सदस्यों को भी फैल जाए। और बहुत सारे केसेस में, इनफैक्ट हर 10 में 8 में हमने देखा है घर में एक व्यक्ति को है तो धीरे धीरे ये सबको फैलता चला जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नवीन केसरवानी जी कि आपने अपना अमूल्य समय लोकवाणी 89.6 के माध्यम से हम श्रोताओं को दिया और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुंचाई। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे हमारे विशेष कार्यक्रम
हमारे डॉक्टर हमारे मित्र में डॉक्टर नवीन केसरवानी जी को, जो कि चर्म रोग के विशेषज्ञ भी हैं। उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम श्रोताओं तक पहुंचाई। इसके लिए धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।